Hello everyone, good morning. How are you? I hope all students are fine. So let's start our topic, cooperative organization. I have already discussed in our previous video cooperative organization meaning, features and merits. So today we will discuss demerits of cooperative organization. It means when we establish the cooperative organization, then what problems we face या क्या क्या हमें डिसएडवांटेजेस रिसीव होती है इस बिजनेस से। फर्स्ट आती है लिमिटेड कैपिटल। लिमिटेड कैपिटल का मतलब होता है कि इन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, वन मैन वन वोट प्रिंसिपल्स आर फॉलोड। ठीक है, इट मीन्स जितने भी मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में, एवरी मेंबर को वन वोट देने का राइट होता है। कहते हैं दिस प्रिंसिपल डिस्करेज द मेंबर्स टू इन्वेस्टमेंट मोर एंड मोर इन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रिंसिपल ही इसके मेंबर्स को क्या करता है, डिस्करेज करता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। बिकॉज इन कैपिटल इन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन देयर इज नो मिनिमम रिस्ट्रिक्शंस टू इन्वेस्ट द अमाउंट इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड साथ ही साथ जो वन मैन वन वोट का प्रिंसिपल है वो भी इसके मेंबर्स को डिस्करेज करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट हमें इन्वेस्ट नहीं करनी है, क्योंकि जिस पर्सन ने इस ऑर्गेनाइजेशन का 1000 शेयर परचेज कर रखा है उस मेंबर को भी 1 ही वोट देने का राइट है, और जिस मेंबर ने मान लो 10 शेयर परचेज कर रखे हैं उसको भी 1 ही वोट देने का राइट होता है। साथ ही साथ अगर किसी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का किसी मेंबर ने 1 शेयर परचेज कर रखा है तो बेटा उसको भी 1 ही वोट देने का राइट होता है। इट मीन्स एवरी मेंबर हैव इक्वल राइट। फिर लोगों के मन में एक फीलिंग आती है, यार है जब इक्वल राइट तो क्यों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हम परचेज करें। ना ही इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इसलिए कहते हैं कि कोई भी बंदा मोर एंड मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए इसमें एग्री नहीं होता है। सो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा लिमिटेड कैपिटल की प्रॉब्लम क्या करनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है। इसके मेंबर्स इसमें मोर एंड मोर अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते, उसके पीछे एक ही रीजन है, ना तो कैपिटल के अकॉर्डिंग प्रॉफिट दिया जाता है, ना ही जिन्होंने ज़्यादा शेयर इन्वेस्ट करे उनको ज़्यादा राइट्स होते हैं। नहीं, सबको इक्वल राइट्स होते हैं, और साथ ही मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करने के रिगार्डिंग में भी कोई रूल्स ऐसे नहीं बना रखे। सो वी कैन से दैट इन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलवेज फेस द प्रॉब्लम ऑफ limited capital. It means with the help of limited capital we can't operate our business on large scale. Second demerits will be inefficient capital, inefficient management inefficient management. कहते हैं इनएफिशिएंट मैनेजमेंट का मतलब होता है या मैनेजमेंट भी इफेक्टिव नहीं होता है। क्यों नहीं होता मैनेजमेंट इफेक्टिव, कहता है इन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन द मैनेजमेंट इज आल्सो डन बाय विद इट्स ओन मेंबर्स, बट द मेंबर्स हैव नो नॉलेज, नो स्किल रिगार्डिंग द मैनेजमेंट, सो ऑल दीज मेंबर्स नॉट परफॉर्म द मैनेजमेंट वर्क इन एन इफेक्टिव वे। साथ ही कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना पैसा भी नहीं होता कि बाहर से प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को हायर कर ले और उनको लार्ज सैलरी दे सके, इसलिए उनके पास इतना भी फाइनेंस अवेलेबल नहीं होता है। सो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज लैक ऑफ या इनएफिशिएंट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम भी फेस करता है। क्यों फेस करता है, क्योंकि इसके पास बहुत अच्छा मैनेजमेंट नहीं होता, क्योंकि इसके मेंबर्स खुद ही मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन उन मेंबर्स के पास कोई अच्छी क्वालिफिकेशन, कोई डिग्री, मैनेजमेंट का कोई स्किल, कोई नॉलेज ना होने की वजह से वो इफेक्टिवली मैनेजमेंट नहीं कर पाता है। और सेकेंडली बात ये भी होती है कि जैसे कंपनियां क्या करती है, मैनेजमेंट करने के लिए बाहर से प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हायर करती है, लेकिन इसके पास तो लैक ऑफ कैपिटल की प्रॉब्लम होती है, इसलिए ये बाहर से एक्सपर्ट भी हायर नहीं कर पाती है। सो इन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन देयर इज नो बेटर मैनेजमेंट बाय इट्स मेंबर्स, देयर इज नो बेटर मैनेजमेंट डन बाय इट्स मेंबर्स। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो आपकी डिमेरिट्स आती है बेटा वो आती है नो मोटिवेशन।
कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में इसके मेंबर्स का कोई मोटिवेशन नहीं मिलता है। इसके मेंबर्स को क्यों नहीं मिलता? क्योंकि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में एफर्ट्स और रिवार्ड में डायरेक्ट लिंक ही नहीं है। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में एफर्ट्स और रिवार्ड का डायरेक्ट लिंक ही नहीं है, ठीक है। इसलिए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसके मेंबर्स मोर एंड मोर हार्डवर्क करने के लिए मोटिवेट ही नहीं होते हैं। और तीसरी प्रॉब्लम ये भी है, कहते हैं कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। इसका मेन मोटिव क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना होता है। इसलिए सर्विस मोटिव के बिहाफ पे इनके एफर्ट्स मोटिवेट नहीं होते, क्योंकि उनको कुछ एक्स्ट्रा मॉनेटरी रिवार्ड ही नहीं मिलता है, ठीक है। So there is no link between the efforts and rewards. So all members are not motivated to perform more and more hard work. ठीक है। So in cooperative organization there is no motivation to its members. देखो एक बात तो सिंपल सी है, जहाँ मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है वहाँ मेंबर्स और मोटिवेट होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क करने के लिए, क्योंकि पता है अगर मोर एफर्ट्स करेंगे तो मोर रिवार्ड मिलेगा। वो रिवार्ड उनको मोटिवेट करता है ज़्यादा हार्डवर्क करने के लिए। लेकिन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में तो ऐसा कोई रिवार्ड है नहीं, बहुत कम अमाउंट का प्रॉफिट इनको दिया जाता है, क्योंकि इसका प्राइमरी मोटिव तो सर्विस होता है और इसका सेकेंडरी मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो सेकेंडरी मोटिव भी इनको ज़्यादा मोटिवेट ही नहीं करता है। दूसरा कहता है एफर्ट्स और रिवार्ड में डायरेक्ट लिंक नहीं है, ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा एफर्ट्स करते हो तो आप ये मत मानना वो सारा प्रॉफिट आपकी पॉकेट में ही आता है। इसलिए इसके मेंबर्स ज़्यादा मोटिवेट ही नहीं होते हैं मोर एंड मोर हार्डवर्क करने के लिए। उसके बाद फोर्थ आपकी डिमेरिट्स आती है कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर्स। देखो एक बात तो सिंपल सी है, कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर्स का मतलब होता है इन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन देयर आर मोर देन 10 मेंबर्स, ठीक है। और जब मोर देन 10 मेंबर्स एक जगह ज्वाइन टुगेदर होकर वर्क परफॉर्म करते हैं तो एवरी मेंबर इज आल्सो कम्स इन आवर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड्स, फ्रॉम द डिफरेंट कल्चर से आता है, ठीक है। उसका वर्किंग स्टाइल डिफरेंट होता है, उसके मेथड डिफरेंट होते हैं, उसका रिलीजन, उसकी कास्ट डिफरेंट होती है। सो देयर इज ए चांसेस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन ऑल मेंबर्स। इसलिए सभी मेंबर्स के बीच में डिस्प्यूट होने का क्या रहता है? चांसेस रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर भी 10 से ज़्यादा लोग इकट्ठे काम करेंगे तो देखो ये बात तो सिंपल सी है कि उन सब का काम करने का स्टाइल अलग अलग होगा। हर अपने आप को एक्सपर्ट समझेगा, हर अलग अलग कल्चर से बिलोंग करेगा, हर का वर्किंग स्टाइल डिफरेंट होता है, ठीक है। और सब अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, जिसकी वजह से उन सब के बीच में डिस्प्यूट्स यानी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाता है। और सम टाइम तो बेटा कॉन्फ्लिक्ट्स इतना लार्ज फॉर्म ले लेता है कि हमें कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को ही वाइंड अप भी करना पड़ सकता है, ठीक है। अगर स्मॉल स्केल का है तो फिर भी हम उसको क्या कर लेते हैं? टॉलरेट कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे डिस्प्यूट ने बहुत लार्ज फॉर्म ले लिया तो उस केस में हमें कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को वाइंड अप ही करना पड़ेगा, ओके। तो एक ये प्रॉब्लम भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में अराइज होती है। उसके बाद आता है कि मेंबर्स में झगड़ा होता रहता है। फिफ्थ आता है कि एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, कि इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल क्या रहता है? बहुत ज़्यादा रहता है। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल का मतलब देयर इज ए एक्सेस गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट का एक्सेस कंट्रोल क्यों रहता है? गवर्नमेंट का एक्सेस कंट्रोल इसलिए रहता है क्योंकि गवर्नमेंट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव सर्विस होता है, इसलिए गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करने के लिए टैक्स में रिबेट देती है, ठीक है, और लैंड कंसेशन रेट पर अवेलेबल कराती है, लोन कंसेशन रेट पर अवेलेबल कराती है, और भी वेरियस टाइप की सब्सिडी गवर्नमेंट इसको प्रोवाइड करती है। जब गवर्नमेंट इतनी टाइप की सब्सिडी दे रही है तो ऑब्वियस बात है गवर्नमेंट इसकी बिजनेस में क्या करती है? इंटरफेयर करती है, चेक करती है इसके अकाउंट्स को कि मेरे फंड का, मेरी जो सब्सिडी है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। और साथ ही साथ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को फोर्स करती है कि अकाउंटिंग ईयर के एंड में अपने अकाउंट्स की प्रॉपर ऑडिट कराएं, और ऑडिट की जो रिपोर्ट आती है वो रजिस्ट्रार के पास प्रॉपर डिपॉजिट कराएं, ठीक है। देखो जब गवर्नमेंट इतना सपोर्ट करती है तो सिंपल सी बात है गवर्नमेंट चेक तो करना चाहेगी ना कि मेरे फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, नहीं कर रही, कहीं मेरे फंड का मिसयूज तो नहीं कर रही है। तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं, ठीक है, गवर्नमेंट को, या ये वाली चीजें गवर्नमेंट को प्रेशराइज करती है इसके बिजनेस में इंटरफेरेंस करने के लिए।
इसलिए गवर्नमेंट का एक्सेस इंटरफेरेंस रहता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में, और चेक करती रहती है कि ये प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए अपना काम कर रही है या नहीं, ठीक है। और समटाइम अगर इसने फंड को मिसयूज किया है तो गवर्नमेंट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में एक्शन भी लेती है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। भाई कैपिटल कम रहती है क्योंकि वन मैन वन वोट है, तो कोई भी बंदा मोटिवेट नहीं होता ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए, कोई स्पेशल राइट्स उनको नहीं दिए जाते ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कोई स्पेशल प्रिविलेजेज नहीं दी जाती जिनको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो करता है, इसलिए लोग डिमोरलाइज होते हैं यहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसके मेंबर ही मैनेजमेंट करते हैं, उनके पास कोई स्किल नहीं होता, इसलिए वो इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं करते। एफर्ट्स और रिवार्ड में डायरेक्ट लिंक ना होने की वजह से भी यहाँ कोई मोटिवेशन नहीं मिलता इसके मेंबर्स को, साथ ही इसका मोटिव सर्विस होता है, ठीक है। भाई मोर देन 10 मेंबर होते हैं, सबका वर्किंग स्टाइल डिफरेंट होता है, इसलिए सबके बीच में डिस्प्यूट होने के चांसेस भी ज़्यादा है और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी बहुत ज़्यादा है। सो दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप का होता है, कहते हैं देयर आर द 6 टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेटिव जो ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट्स 6 टाइप का होता है, जिसमें फर्स्ट टाइप जो आपकी है वो कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेकंड टाइप्स विल बी प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, थर्ड टाइप्स विल बी कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, फोर्थ टाइप्स विल बी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, फिफ्थ टाइप्स विल बी कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, और सिक्स्थ टाइप आपकी है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। There are 6 types of cooperative society. We do the study of all cooperative society one by one. So let's we start first cooperative society, यानी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है व्हाट डू यू मीन बाय द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। होती क्या है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी? कहता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी is also made by the consumers. When 10 and more than 10 consumers get together and establish a consumer cooperative society, and all consumers contribute some capital in this society. With the help of this capital, all consumers purchase the goods directly from the producer and sell them to its own members. This society is called the consumers cooperative society. भाई कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है? कहते हैं कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी कंज्यूमर्स बनाते हैं। जब 10 या 10 से ज्यादा कंज्यूमर्स आपस में गेट टुगेदर होकर एक सोसाइटी क्रिएट कर लेते हैं और उस सोसाइटी के शेयर्स परचेज करते हैं, उसमें कुछ कैपिटल भी इन्वेस्ट करते हैं। और बेटा जब मेंबर्स ने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है, कहता उस कैपिटल के बिहाफ पर वो क्या करते हैं, ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोड्यूसर से डायरेक्ट गुड्स क्या करती है, परचेज करती है, ठीक है। और फिर उनको पैकिंग सेकिंग करके अपने ही ओन मेंबर्स को क्या कर देती है, सेल कर देती है। इससे हमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिल जाता है कि भाई इसके मेंबर्स को अच्छी क्वालिटी की गुड्स मिल जाती है, रीजनेबल प्राइस पर मिल जाती है, और साथ ही साथ मिडल मैन का जो प्रॉफिट होता है वो भी इन गुड्स में ऐड नहीं होता। मिडल मैन के क्लचेज से भी क्या हो जाता है, क्लचेज का मतलब एक्सप्लॉयटेशन से भी कहीं इसके मेंबर्स बच जाते हैं। और कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बेटा कोई भी बना सकता है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन, कोई स्पेशल नॉलेज होनी जरूरी नहीं है। 10 या 10 से ज्यादा कंज्यूमर्स आपस में गेट टुगेदर होते हैं, एक सोसाइटी क्रिएट करते हैं। इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन कराते हैं, और जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो गए वैसे ही आपकी सोसाइटी का लीगल एग्जिस्टेंस हो गया। अब भाई लोग इकट्ठे हुए हैं तो कुछ पैसा भी कंट्रीब्यूट करा होगा उस सोसाइटी में। जितना पैसा कंट्रीब्यूट होता है वैसे तो कोई मिनिमम रिस्ट्रिक्शंस है नहीं कि भाई हर मेंबर को इतना पैसा इन्वेस्ट करना ही करना है, कितना भी पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसलिए कहा जाता है जितना पैसा कंट्रीब्यूट हुआ है उस पैसे से ये क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोड्यूसर से गुड्स परचेज करके लाते हैं, और प्रोड्यूसर से गुड्स परचेज करके, ठीक है, अपने उनको पैकिंग सेकिंग करते हैं, दोबारा से अपने नाम का लेबल वगैरह लगाते हैं, और फिर अपने ओन मेंबर्स को क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। कई बार ओन मेंबर्स की सिफारिश से अपने अदर रिलेटिव्स को भी ये सेल कर सकते हैं। तो ये था कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर क्वेश्चन आता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। बेटा अच्छी क्वालिटी की गुड्स रीजनेबल प्राइस पर मिल जाती है,
ठीक है। साथ ही साथ नियर बाई प्लेस पर भी आपको गुड्स रिसीव हो जाती है। गुड्स में किसी टाइप का कोई अडल्ट्रेशन नहीं होता, प्योर क्वालिटी की गुड्स आपको क्या होती है, रिसीव होती है, ठीक है। और तीसरी बात होती है, गुड्स की प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती है, क्योंकि इन गुड्स में मिडलमैन का प्रॉफिट ऐड नहीं होता है, ठीक है। साथ ही कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मोटिव सर्विस प्रोवाइड करना होता है, इसलिए किसी टाइप की एडवर्टीजमेंट भी नहीं करती है। और एडवर्टीजमेंट नहीं करेगी तो एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट भी इसकी गुड्स की प्राइस में ऐड नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं इसकी गुड्स की प्राइस लो होती है। एक इसके मेंबर्स को ये भी बेनिफिट मिल जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो ये आपकी, उसके बाद सेकंड जो आपकी आती है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। कहते हैं प्रोड्यूसर्स जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो कौन बनाता है, कहते हैं प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी स्मॉल प्रोड्यूसर्स बनाते हैं। स्मॉल प्रोड्यूसर्स गेट टूगेदर होकर एक सोसाइटी बना लेते हैं, उसी सोसाइटी को प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी कहा जाता है। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है कि सभी लोग, ठीक है, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं जिनके पास इतना फाइनेंस नहीं होता अच्छी टेक्नोलॉजी को ऑब्टेन करने का, तो वो सारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स आपस में गेट टुगेदर होते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं और फिर उसके बाद उनको मार्केट में क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। अच्छा, हमारे पास लेटेस्ट टेक्निक नहीं है, मेरे पास लेटेस्ट मशीन नहीं है, मेरे पास मान लो अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल नहीं है, क्योंकि मैं स्मॉल प्रोड्यूसर हूँ, मेरे पास फाइनेंस की प्रॉब्लम है। तो उस केस में मैं क्या करती हूँ कि भाई हम 10 छोटे स्मॉल प्रोड्यूसर, 10 से ज़्यादा छोटे स्मॉल प्रोड्यूसर आपस में गेट टुगेदर हो जाते हैं, कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, जो कैपिटल इन्वेस्ट हुई उससे अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, अच्छी क्वालिटी की टेक्निक परचेज करते हैं, अच्छी क्वालिटी की मशीन परचेज करते हैं और गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, और प्रोडक्शन करके क्या कर देते हैं, मार्केट में सेल कर देते हैं। तो उससे हमें क्या बेनिफिट, उसी सोसाइटी को क्या बोला जाता है, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बोला जाता है। क्या बेनिफिट है, अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल आप परचेज कर सकते हो, अच्छी क्वालिटी की गुड्स आप परचेज कर सकते हो, मार्केट में गुड्स की ज्यादा डिमांड रहेगी, ठीक है, तो ज्यादा गुड्स को सेल करोगे, और साथ ही साथ आपका मेंबर्स को बेटर क्वालिटी की गुड्स या फिर अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल, अच्छी टेक्निक से बने हुए गुड्स आपको रीजनेबल प्राइस पर रिसीव हो जाती है, और स्मॉल प्रोड्यूसर्स को एक अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है अच्छी क्वालिटी की गुड्स को प्रोड्यूस करने का, क्योंकि उनके लिए इंडिविजुअल लेवल पर ऐसे गुड्स बनाना पॉसिबल नहीं है ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंस की वजह से, क्योंकि अकेले के पास इतना पैसा नहीं है। इसलिए ये सारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स आपस में गेट टुगेदर होकर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं। तो इसके पीछे मेन मोटिव अच्छी क्वालिटी की गुड्स को प्रोड्यूस करना, ठीक है, अच्छी टेक्निक्स यूज करना, अपने मेंबर्स को अच्छी क्वालिटी की गुड्स अवेलेबल कराना, और साथ ही साथ स्मॉल प्रोड्यूसर्स को मार्केट लेवल पर आने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी अवेलेबल कराती है कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैंने आपको सिर्फ 2 कोऑपरेटिव सोसाइटी ही डिस्कस की है, ठीक है। वैसे मैंने पीडीएफ के थ्रू आपको नोट्स सेंड कर दिए थे। एक बार जरूर उन नोट्स को, यानी पहले वीडियो को वॉच करो, उसके बाद जरूर नोट्स को रीड करो और उसके बाद अपने नोट्स बनाओ प्रॉपर। सेकेंड बात, 10 यानी 10th में को आपका यूनिट टेस्ट है फर्स्ट चैप्टर का, 30 मार्क्स का टेस्ट आएगा आपका, ठीक है। 30 मार्क्स में आप लोगों को एवरी स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी है वो टेस्ट देना, क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट ने टेस्ट नहीं दिया तो उसका एब्सेंट शो की जाएगी और साथ ही साथ स्कूल में भी रिकॉर्ड है। हर स्टूडेंट का पेपर प्रॉपर चेक होगा, इसलिए कोई भी स्टूडेंट उस टेस्ट को लाइटली ना ले। प्रॉपर चेकिंग, जैसे आप लोग स्कूल में टेस्ट देते थे बिल्कुल वैसे ही टेस्ट देना है। टाइम ऑलरेडी पहले से डिसाइड किया जाएगा किस टाइम टेस्ट देना है, और उसके बाद जैसे ही आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है, फोटो क्लिक करके आप व्हाट्सएप से सेंड करोगे। मैं प्रॉपर व्हाट्सएप के थ्रू आपके पेपर्स की चेकिंग करूंगी, प्रॉपर लिस्ट बनाऊंगी, आपके ग्रुप पे भी सेंड होंगे और स्कूल में भी सेंड होती है, ठीक है। इसलिए इन यूनिट टेस्ट को हर 11th का बच्चा सीरियसली ले, क्योंकि आपका तो ये पहला यूनिट टेस्ट है। कोई भी स्टूडेंट इसको ऐसे ही लाइटली ना ले, ठीक है, और एक हर बच्चे के लिए मैंडेटरी है इस टेस्ट को देना, अदरवाइज फिर उस बच्चे के लिए अगेंस्ट एक्शन भी लिया जा सकता है।
सो प्लीज़ अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करें। मैंने आपके ग्रुप पे भी पूरा शेड्यूल सेंड कर रखा है कि किस किस डेट को कौन कौन सा टेस्ट है, क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, उसके अकॉर्डिंग हर स्टूडेंट अपने आप को क्या करें, प्रिपेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।